इतनी बड़ी एकता किसानों की इससे पहले इतिहास में मुझे याद नहीं है कि कब जो है इतनी बड़ी एकता कायम हुई है। पूरे देश के अंदर जो स्थिति बनी हुई है, लोग इस वजह से कि किसानों की परेशानी बढ़ाई जा रही है। देखिए, किसान इस देश की आत्मा है। 50% तो गाँव में रहकर खेती करता है। कॉरपोरेट एक ऐसा गठबंधन होता है पूंजी का, जमा पूंजी का, कि वो किसी भी तरह से सोखना चाहते हैं जनता की कमाई को। पूरा जोर लगा रही है सरकार उन किसान विरोधी अब लोगों को इकट्ठा करके ये ऐसी बातें करवा रही है कि जो किसान आंदोलन को खराब करने की बात हो। कॉरपोरेट का जीवन व्यावसायिक है, लेकिन लोगों का जीवन तो व्यवसाय नहीं है ना। लोगों का जीवन तो उनकी अपनी प्रगति, उन्नति, स्वास्थ्य, शिक्षा, ज्ञान, कला, बहुत सारे सांस्कृतिक जो विविधता है भारत की, वो बर्बाद होती चली जा रही है कॉर्पोरेट के चक्कर में। तो यूपी का क्या कहना अब, क्योंकि आगे 2022 की इलेक्शन भी आने वाली है, लेकिन वहाँ पे क्या माहौल है अब यूपी में? जिस हिसाब से पहले हमने 4 राज्यों की बात करते हैं, तो वहाँ पे जैसे बीजेपी की हार देखने का मौका मिला, तो वैसे वो यूपी वाले भी कह रहे हैं कि हम आगे भी उनकी सरकार नहीं बनने देंगे। बीजेपी ने जो दमन का एक अमानवीय रूप उसका सामने आया, जहाँ पे उसने धारा 144 महामारी जिसकी रक्षा करनी है सरकार को, उसका रक्षा की जगह जुर्माना लगाना और केस दर्ज करना, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, यूएपीए, टेररिस्ट बनाना, रासुका बनाना, ये तमाम चीज़ें जो है वो जो है कोशिश में लगी हुई थी कि दमन करके दबा दे, वो नहीं दबा पाई है। ये एक बहुत अच्छी बात है। दर्शकों, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਰਣਨੀਤੀ ਜੋ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਸ਼ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾत करेंगे ना। नमस्कार। नमस्कार जी, धन्यवाद बहुत बहुत। जी, जैसे हमने देखा कि आप गाज़ीपुर बॉर्डर पे ज़्यादा रहते हैं, लेकिन यहाँ पे भी आके पंजाबियों से भी वार्तालाप होती है, आपने अध्यक्षता भी करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो यहाँ का एक्सपीरियंस कैसे रहा आपका? देखिए, ये तो देश भर के किसान यहाँ पर इकट्ठा हैं और ज़्यादातर यहाँ पे जो है पंजाब और हरियाणा के लोग हैं, लेकिन देश भर से किसान यहाँ पर आए हैं और बहुत बड़ी एकता का एक माहौल जो है यहाँ पे बनता चला जा रहा है। ये अनुभव हमारा गाज़ीपुर में भी है, ये अनुभव हमारा सिंगू और टिकरी पे भी रहा है और किसान सामूहिक रूप से इस संघर्ष को खड़ा कर रहे हैं देश भर में। और सरकार, इतनी बड़ी एकता किसानों की इससे पहले इतिहास में मुझे याद नहीं है कि कब जो है इतनी बड़ी एकता कायम हुई है। और ये एक सामान्य सवालों पर इकट्ठे हो रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये केंद्रीय सरकार जो है वो केंद्रीकृत योजना के तहत कॉरपोरेट को यहाँ पर स्थापित कर रही है खेती के अंदर, तो उसके खिलाफ जो है ये विरोध खड़ा हो रहा है। तो बहुत सारी समानताएं जो है, एक समान असर जो है खेती पर पड़ने वाला है, जिस वजह से विभिन्न इलाकों में अलग अलग किस्म की खेती करने वाले किसानों को जो है एक मंच पर आने का ये मौका मिला है और बहुत अच्छा जो है माहौल है यहाँ पर। ख़ास तौर से मैं पंजाब के साथियों का और हरियाणा के साथियों का ज़रूर उनकी इस बात के लिए सराहना करना चाहूँगा कि खुले दिल से वो जो है सब लोगों का स्वागत कर रहे हैं आंदोलन में और योजना बनवाने में मदद कर रहे हैं कि कैसे इस आंदोलन को बढ़ाया जाए। इलाहाबाद की बात करते हैं तो वहाँ पे किसानों को क्या स्थिति है, क्या सरकार वहाँ उनके साथ कोऑपरेट करती है? देखिए, इस इलाहाबाद की तो और पूरब के इलाके की तो खेती की हालत बहुत ख़राब है और इलाहाबाद पूरब के साथ साथ बुंदेलखंड के इलाके से जुड़ा हुआ है, जहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या पानी का अभाव है। आप जानते हैं कि पूरी जमुना नदी उस इलाके से बहती है, गंगा का घाट है, लेकिन सिंचाई की अव्यवस्था ने पूरे बुंदेलखंड को सुखा रखा है। लोग अपने पशु को पानी नहीं पिला पाते, इसलिए उसको खुला छोड़ देते हैं, पशु का कोई उनको कीमत नहीं मिलती है। तो इस ऐसी स्थिति में इतने पिछड़ेपन के हाल में जो है ज़्यादातर गरीब लोगों को विस्थापित होकर वो पलायन करना पड़ता है रोज़गार के लिए। जो खेती है वो लोग अपनी मेहनत करते हैं
कोशिश करते हैं कि पैदावार हो, लेकिन वहाँ की खेती की पैदावार, गेहूँ और धान की पैदावार जो है पंजाब की तुलना में लगभग आधी है। तो आप समझ सकते हैं कि उनके पास बचत का हिस्सा बहुत कम होता है, या जो फसल बच जाए जिसको बेच सकें, बेचने के लिए हिस्सा बहुत कम होता है। लेकिन और वहाँ पे कोई सरकारी योजना भी MSP वगैरह की नहीं है, लेकिन लगातार लागत के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। खाद के दाम सरकार ने खुद ही बढ़ा दिए, अभी जो छूट दी है वो भी एक ही इसी सीज़न के लिए हैं। डीजल के दाम 1.5 गुना बढ़ा दिए पिछले 1 साल में। तो सरकार की योजना कारपोरेट के पक्ष से किसानों के ऊपर, और जो सबसे कमज़ोर हिस्सा है इस समाज का, जो इस बात से विवश है कि अगर सरकार उसकी बात ना सुने तो उसके पास कोई चारा नहीं है। ये जो आंदोलन आपको दिख रहा है, जो शांतिपूर्वक ढंग से लोग 7 महीने से तो यहाँ बैठे हैं, उससे पहले 5 महीने ये पंजाब में, हरियाणा में, देश भर में चला है। पिछले साल 9 अगस्त को हम लोगों ने भारत छोड़ो के आंदोलन के वर्षगांठ पर जो है एक ऑल इंडिया अभियान लिया था, जो बहुत सफल था। देश के जो है 21 प्रांतों में उसके संघर्ष हुए थे। तो ऐसे माहौल में किसान उस राजतंत्र की तौर तरीक़ों को भी समझ रहा है कि कितना अलोकतांत्रिक और कितना जनविरोधी वो जो है बन गया है तंत्र, और उसके खिलाफ संघर्ष के कैसे रूप हो सकते हैं जिससे वो दबाव में आए। क्योंकि किसानों को एक ऐसी जीत की अनुभूति हो रही है ऑलरेडी, क्योंकि इस आंदोलन के दबाव में सरकार जो दमन करती थी, गाँव में घुसकर लोगों के हाथ से झंडे छीन लेती थी, लोगों को पिटाई करती थी पुलिस, और केस दर्ज करती थी कि वो कोरोना महामारी का उल्लंघन कर रहे हैं, एपिडेमिक्स एक्ट का। तो इन सारी स्थितियों के अंदर लोगों ने उस माहौल से निकलते हुए जब इस किसान आंदोलन के छत्रछाया में या प्रेरणा से इलाहाबाद और पूरब के इलाकों में संघर्ष शुरू किए हैं, तो वो ये भी देख रहे हैं कि पुलिस जो है कुछ बैकफुट पे गई है। तो ये एक ऐसी जीत की अनुभूति जो है लोग महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आंदोलन से सरकार को थोड़ा पीछे हटना पड़ा है, और बहुत सारी स्थानीय मांगें भी उठ रही हैं। वहाँ पे इलाहाबाद में तो ख़ास तौर से वहाँ पे बालू श्रमिकों का एक बहुत बड़ा संघर्ष जो है माफिया के खिलाफ चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे रेत की जो है लदाई और निकासी जो होती है गैरकानूनी ढंग से, पर्यावरण का उल्लंघन करके, उस पर एक बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा है। वो लोग भी इस आंदोलन में बहुत बड़े पैमाने पर आ रहे हैं। एक बहुत बड़ा आंदोलन देश में अभी चल रहा है सुकमा ज़िले में। वहाँ पे सेलेगर गांव में जो है CRPF का कैंप बनाने के लिए हज़ारों एकड़ ज़मीन सरकार ने अधिग्रहित की है, और गांव सभाओं से अनुमति नहीं ली है। वो गांव सभाएं शेड्यूल 5 के अंतर्गत कवर्ड हैं, तो गांव सभाओं से अनुमति के बिना उनको उनका ज़मीन का अधिग्रहण करना एकदम गैरकानूनी है। उसमें पुलिस ने फायरिंग भी की, 3 किसान मारे गए आदिवासी, एक महिला जो है प्रेग्नेंट महिला वो कुछ दिन बाद मर गई, 18 लोग घायल हुए, 10 लापता हैं। तो बहुत बड़ा सवाल वहाँ पे खड़ा हुआ है। लोग जो हैं 25-30 हज़ार की संख्या में वहाँ पर लोग जो हैं धरना दे रहे हैं, और सरकार के साथ स्टैंड ऑफ चल रहा है। इस हत्या के बावजूद लोग पीछे नहीं हटे हैं, उस आंदोलन को हमारा समर्थन है। इस तरह से बहुत सारे आंदोलन जो है देश में, पूरे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर दूध के आंदोलन का, दूध के रेट का सवाल पर आंदोलन चल रहा है। अब कर्नाटका के अंदर कुछ ज़मीनों का से हटाया जा रहा है दलितों को, उनके सवाल पर आंदोलन चल रहा है। पूरे कोस्टल एरिया में मछुआरों के आंदोलन चल रहा है, उनसे अधिकार छीने जा रहे हैं। चल रहे हैं, जगह जगह ये आंदोलन चल रहे हैं, फिर आप भी उनको समर्थन देके जाके? जी, हम लोग लगातार समर्थन दे रहे हैं। हम लोग वहाँ पे, हमारे नेता लोग हैं वहाँ पर, जाते हैं, उसको संगठित कर रहे हैं। और ये किस तरह से कारपोरेट के पक्ष में जो WTO का समझौता है उसके तहत जो है कारपोरेट को बसाया जा रहा है खेती में, खेती के संसाधन, पशुपालन के संसाधन, मत्स्य पालन के संसाधन, ये सारी चीज़ें कारपोरेट के हवाले की जा रही हैं। किस तरह से पर्यावरण भी इसमें जो है नष्ट किया जा रहा है, उसको उल्लंघन किया जा रहा है पर्यावरण के नियमों का। ये सारी चीज़ें जो है हमारे सामने हैं, और किसान धीरे धीरे इन सारे सवालों को अपने इस आंदोलन में समूहित कर रहा है। क्योंकि ये जो 3 कानूनों का हमला है ये एक्चुअली बहुत घातक है, क्योंकि ये आप समझिए कि ये खेती क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये कंपनियां तय करेंगी, और उनसे लागत का सामान महंगा लेना पड़ेगा। उनके नियम का आप उल्लंघन नहीं कर सकते, क्योंकि वो निरीक्षक बैठा देंगी। वो फसल जो खरीदेंगी वो अपने, चाहे जो रेट वो शुरू में घोषित कर दें, वो अपने मनमाने रेट से घोषित खरीदेंगी, क्योंकि एक परीक्षण करने वाला पारखी जो है वो तय करेगा कि क्या रेट है। तो इससे, इस पूरे ठेका खेती कानून से किसान बर्बाद हो जाएगा, कर्जे में फंस जाएगा, ज़मीन चली जाएंगी। और ये कानून में लिखा भी है कि किसान को, धारा 8 में लिखा हुआ है उस कानून में, कि किसान को लागत का दाम का पेमेंट करने के लिए कर्जा जो लेना पड़ेगा उसके लिए अलग से संधि करनी पड़ेगी कर्जदाता संस्थाओं से। और
अगर किसान ने उधार ले लिया कंपनी से तो भू राजस्व की बकाये के रूप में वसूली की जाएगी उससे। तो ये सारी चीज़ें कानून में लिखी हैं। मंडी कानून में जो है निजी मंडियाँ आ जाएंगी, सरकारी खरीद समाप्त हो जाएगी, ऑनलाइन से रेट तय होगा, सबसे सस्ता रेट तय होगा, तो मंडियाँ चली जाएंगी और सरकारी खरीद जाने से राशन चला जाएगा। सरकार ने आवश्यक वस्तु कानून में लिख ही दिया है कि हर साल अनाज का दाम 1.5 गुना बढ़ाया जाएगा। आशीष जी, आप देख सकते हैं इसी कानूनों के लिए तो आंदोलन चल रहा है, 6.5 महीने हो गए आंदोलन चल रहा है, लेकिन अब जो पंचायतें की जा रही है गांव-गांव में और उस पंचायतों में ऐसे निर्णय लिए जा रहे हैं कि जो सिंगू के पास में जो थोड़ा रास्ता पड़ता है तो वो किसानों ने रोका, हम उसे खाली करवाना चाहते हैं। देखिए, ये तो इस तरह के जो अभिव्यक्ति यहाँ होती हैं ये प्रेरित रूप से करवाई जाती हैं। किसानों का विरोध होता तो किसानों के साथ हमारी तो लगातार वार्ता हो रही है, किसान हमसे कहते, लेकिन ये हमसे तो स्थानीय लोगों की भी यहाँ पर मीटिंग की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये जताया कि हम पूर्ण तौर से आपके साथ हैं और हमारी तरफ से आपको कोई भी परेशानी नहीं है। जी, और ये जो है दबाव सरकार पे ना बने, इसके लिए सरकार की कोशिश है कि वो किसान विरोधी तत्वों को इकट्ठा करे। आपको याद होगा कि जनवरी में भी सरकार ने मीटिंग की थी और कहा था कि किसानों से बात हो गई, किसान इस कानून के समर्थन में। उससे पहले नवंबर में भी सरकार ने यही बात कही थी। तो सरकार को वो किसान देखने को हमको नहीं मिल रहा, वो हैं कहाँ से किसान ने सरकार ने कुछ समितियां भी बना दी थी, उस समितियों का भी क्या हुआ? क्योंकि एक्चुअली ये पूरे देश के अंदर जो स्थिति बनी हुई है, लोग इस वजह से कि किसानों की परेशानी बढ़ाई जा रही है। देखिए, किसान इस देश की आत्मा है, 50% तो गाँव में रहकर खेती करता है, जो शहर का मजदूर है वो भी किसानी से निकला हुआ है, उसके भी लिंक्स हैं। भारत के अंदर आज भी 70-80% लोगों का गांव से लिंक बना हुआ है और वो अपने गांव को, अपने पिंड को ख़त्म नहीं करना चाहते, क्योंकि वो उसकी जड़ है, वो उसके संबंध और संपर्क हैं, वो उसकी याददाश्त है, वो उसके पूर्वजों की भूमि है। तो बहुत बड़ा लगाव लोगों को इस किसान आंदोलन से है और ये पूरा आंदोलन ये किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये किसी खास सिद्धांत से प्रेरित नहीं है। ये किसानों की रक्षा, खेती की रक्षा, पिंडों की रक्षा, उनके उन्नति हो, उनके अंदर जो है पैदावार बढ़े, उनके अंदर जो है रोज़गार बढ़े, उनका जो है आधुनिक विकास हो जो जनता के कब्ज़े में हो। अगर दूध उद्योग बढ़ना है तो वो जनता के कब्ज़े में हो, अगर दूध प्रसंस्करण होना है और आइसक्रीम बिकनी है या कोई और चीज़ें बननी है उससे, तो लोग उससे कमा सकें, ना कि कंपनियां कमा सकें। ये पूरी धारणा जो है विकसित हो रही है, किस तरह से आधुनिक भारत का विकास गांव के आधार पर हो, ना कि आधुनिक भारत का विकास जो है बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स बनाकर और रिहायशी ज़मीनें बनवाकर हो खेतों के अंदर। क्योंकि उन खाली पड़े हुए जगहों पर कुछ नहीं बनता है, कुछ पैदा नहीं होता है, वो केवल जो है एक व्यवसाय का आधार बन जाती हैं और पूरे लोग के लोग पूरी पीढ़ियाँ की पीढ़ियाँ जो है बर्बाद हो जाती हैं, बेरोजगार हो जाती हैं। पूरा जोर लगा रही है सरकार उन किसान विरोधी अब लोगों को इकट्ठा करके ये ऐसी बातें करवा रही है कि जो किसान आंदोलन को खराब करने की बात हो। जी, और सरकार इसमें विफल है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार विफल है क्योंकि देश के अंदर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, देश के अंदर जो है महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ाई जा रही है। कॉरपोरेट एक ऐसा गठबंधन होता है पूंजी का, जमा पूंजी का, कि वो किसी भी तरह से सोखना चाहते हैं जनता की कमाई को। तो वो महंगाई बढ़ाकर, वो लोगों को विस्थापित कर कर, वो उनकी ज़मीनों पर, जंगल पर, नदियों पर, खदानों पर कब्ज़ा करके और हर चीज़ को बर्बाद करके हर चीज़ को व्यावसायिक बनाना चाहती है। जीवन कॉरपोरेट का जीवन व्यावसायिक है, लेकिन लोगों का जीवन तो व्यवसाय नहीं है ना। लोगों का जीवन तो उनकी अपनी प्रगति, उन्नति, स्वास्थ्य, शिक्षा, ज्ञान, कला, बहुत सारे सांस्कृतिक जो विविधता है भारत की, वो बर्बाद होती चली जा रही है इस कॉरपोरेट के चक्कर में। यूपी की बात करते हैं तो यूपी का क्या कहना अब, क्योंकि आगे 2022 की इलेक्शन भी आने वाली है, लेकिन वहाँ पे क्या माहौल है अब यूपी में? जिस हिसाब से पहले हमने 4 राज्यों की बात करते हैं तो वहाँ पे जैसे बीजेपी की हार देखने का मौका मिला, तो वैसे वो यूपी वाले भी कह रहे हैं कि हम आगे भी उनकी सरकार नहीं बनने देंगे। देखिए, बीजेपी को अभी हाल के पंचायती चुनावों में बहुत बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। वो एक भी जिला अपने आधार पर, स्वतंत्र आधार पर नहीं जीत पाई है। वो केवल 18% सीटों पर उसका जिला पंचायत में वो जीत पाई है, जबकि माहौल था 80% का। तो ऐसी हाल में
बीजेपी कुछ कर पाएगी इसका तो कोई जीत पाएगी ऐसा तो कोई माहौल ही नहीं है वहाँ पर। बीजेपी के खिलाफ गुस्सा भी बहुत है, लेकिन आप जानते हैं कि चुनाव है, जोड़ तोड़ है, तो और बहुत बड़े बड़े पंडित मतलब चुनावी पंडित जो हैं वो बैठे हुए हैं जो जोड़ तोड़ करते हैं, और चुनावों में क्या होगा ये तो भविष्य की बात है। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश के लोग भी इस चेतना के प्रति जग रहे हैं कि आंदोलन से ही जीत हो सकती है, और वो चुनाव की तरफ ध्यान कम और आंदोलन की तरफ ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं। ऐसे बयान आते हैं कि चुनाव में हरा देंगे, लेकिन उसी के साथ साथ ये बयान भी आ जाता है कि चुनाव में हारे या जीते, अगर कानून वापस नहीं हुआ और MSP का कानून नहीं बना तो हमारी तो हार हो गई, तो हम यहाँ जीतने के लिए बैठे हुए हैं। ये चेतना जो है उत्तर प्रदेश के अंदर भी बहुत तेज़ी से जग रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि लोग जो है इस लोकतंत्र को भी अपने हाथों में लेने की कोशिश करें और लोकतंत्र पे दबाव बनाएं कि वो जो है जनता की आवाज़ सुने। इसीलिए तो खेती बचाओ और लोकतंत्र बचाओ दिवस भी मनाया जी इसीलिए मचाया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने जो दमन का एक अमानवीय रूप उसका सामने आया, जहाँ पे उसने धारा 144 महामारी जिसकी रक्षा करनी है सरकार को, उसका रक्षा की जगह जुर्माना लगाना और केस दर्ज करना, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, UAPA, टेररिस्ट बनाना, रासुका बनाना, ये तमाम चीज़ें जो है वो जो है कोशिश में लगी हुई थी कि दमन करके दबा दे, वो नहीं दबा पाई है। ये एक बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सो दर्शकों, ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਤੋਂ ਨੇ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਰਚਾ ਸਾਂਭੇ ਹੋਏ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿੱਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।